हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आप सबको पता है ना कि कल कौन सा त्योहार है बेटा? हेलो। यस मैम। यस। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, उत्तरायण, उत्तरायण। काइट हाँ, फ्लाइंग। तो ये सब तो आपको पता है कि हमारे देश में जो है भारत देश वो त्योहार का देश है। तो साल शुरू होने से ही हम सोचने लग जाते हैं कि अगला त्योहार कौन सा है और कब आएगा। बराबर है ना? तो इस जनवरी में नो। तो बहुत सारे त्योहार आते हैं ना, जैसे कि मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, गणतंत्र दिन। गणतंत्र दिन यानी क्या? रिपब्लिक डे। वेरी गुड। तो ये सब त्योहार जो है वो जनवरी मास में ही आते हैं ना। तो हाँ मैम, आते आते आते। यस। तो हम सोचने लग जाते हैं कि मकर संक्रांति के त्योहार में हम सब क्या करेंगे। तो चलो, आज हम कुछ बात नहीं, करते पतंग हैं मकर चलाने का संक्रांति पूरा की, दिन। त्योहार की बात करते हैं। बराबर है? तो ये त्योहार जो है वो हमेशा हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये एक हिंदू त्योहार ऐसा है जो डेट के माध्यम से मनाया जाता है, जैसे कि 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये कभी डेट में आगे पीछे नहीं रहता। तो कभी कभी इसकी तिथि जो है वो एक दो दिन आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ज्यादातर वो 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो ऐसा आज से पहले किस कहाँ पर हुआ था? आप सबको मालूम मालूम है कौन से साल में हुआ था? 2018 में एक दिन ऐसा आया था, तब 15 जनवरी को थी मकर संक्रांति। तो ज्यादातर तो ये 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। लेकिन 2018 में एक बार ऐसा हुआ था कि 15 जनवरी को मनाया गया था। बराबर है? और मकर संक्रांति जो है ना, वो मैम क्यों? वो कुछ पृथ्वी और सूर्य की स्थिति से संबंधित है। तो जब सूर्य जो है वो मकर रेखा पर आता है, तो उस दिन 14 जनवरी होता है। यही दिन मकर संक्रांति का दिन के रूप में मनाया जाता है। तो कई बार ये रेखाएं आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाती है, तो दिन अलग आता है, लेकिन ज्यादातर तो ये 14 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है। बराबर है? और यहाँ पर हमें पता है कि हमारा भारत देश जो है वो सभी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सभी अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, लेकिन एकता में भी भिन्नता, भिन्नता में भी एकता, ऐसा हमारा देश है। तो भारत की यह पहचान जो है वो हमारे त्योहारों में साफ दिखाई देती है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में ये अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक इसे संक्रांति कहते हैं, और तमिलनाडु में पोंगल, और पंजाब हरियाणा में इसे लोहड़ी बोलते हैं, और असम में इसे बिहू कहते हैं। तो ये त्योहार तो एक ही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। और मकर संक्रांति के दिन कुछ खास पकवान भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी हम सब ने बात की ना कि इस दिन हम सब चिक्की खाते हैं, और गन्ना जो आता है यानी कि शेरडी। तो ये सब वस्तुएं खाने का भी महत्व है, जो हमें ठंडक में फुल प्रोटीन देते हैं। और मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। तो यह स्नान तीर्थों एवं पवित्र नदियों पर हो तो शुभ माना जाता है, और कहा जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। और इस दिन सुहागने जो यानी कि जिसके पति जिंदा है, ऐसे सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान करते हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन
ये सब एक धार्मिक भी त्योहार इसे माना जाता है। मकर संक्रांति खुशी और खुशियों का तो पर्व है ही, और इस दिन पतंग उड़ाने की प्रथा तो सदियों पुरानी है। लेकिन यह त्योहार जो है वो बच्चों के लिए खास विशेष है। बच्चे जब इस दिन पतंग उड़ाते हैं तो पूरे आकाश में तरह तरह के रंग भर जाते हैं, और कुछ स्थानों पर तो पतंगबाजी के बड़े बड़े मेले भी आयोजित किए जाते हैं। आप सबने देखा है ना कि पतंग उत्सव जो होता है रण में, कच्छ के रण में एक बार पतंग उत्सव हुआ था, देखा हाँ था मैम, आपने? होता है, हर साल होता है। हर साल तो होता ही है, लेकिन इस साल तो पता नहीं होगा या नहीं होगा कोरोना की वजह से। लेकिन कच्छ में इसका बहुत बड़ा आयोजन होता है पतंग उत्सव का, और वहां पर तो बहुत बड़े बड़े पतंग होते हैं, और देश विदेश से लोग भी, हमारे जो गुजराती देश विदेश में जाकर बसे हुए हैं, वो सब यहाँ पर पतंग उड़ाने के लिए आते हैं। तो आप सबने देखा है ना कि वो बड़े बड़े वाले बटरफ्लाईज होते हैं, अलग अलग हाँ शेप के मैम, होते देखा है, हैं। देखा है। कौन कौन से शेप के देखे हैं आपने? स्क्वायर शेप और क्या? हाँ, ओनली स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में सारे वो सब आ जाए, बटरफ्लाई वो सब। बटरफ्लाई एनिमल्स के भी शेप होते हैं, हाँ ठीक है। मैम, वो सब भी आ यस, तो इसे अलग अलग शेप के भी पतंग होते हैं। तो ये हुआ हमारा मकर संक्रांति की बात, बराबर है। तो चलो अब हम अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा लेसन जो है वो कौन सा लेसन हम चला रहे थे, चलो किसको याद है? आपको ही बताना है, आज तो मैं बताऊंगी नहीं। हेलो, हमने अगले लेक्चर में कौन सा चैप्टर समझ रहे थे? हेलो बॉयज, भूल गए सब? हेलो, हेलो बॉयज, हेलो। હા, Yes, ma'am. સંભળાય છે વધારે? હા, સંભળાય છે. Yes, ma'am. આપણે આગળના લેસન સોરી લેક્ચરમાં કઈ લેસન સમજતા હતા? હમ ભૂલી ગયા બધા હે ને? तो चलो, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, तो देख कर तो रीड करो कि लेसन का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 4, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। मुझे न वांची तो ओके, बोलवा पड़ियो। ओके मोइनुद्दीन, बताओ चलो बेटा, कर्मयोगी का मतलब क्या होगा? मैं बताया था, दयालु। कर्मयोगी का मतलब क्या होता है? दयालु। नहीं, तुम मोइनुद्दीन हो? मैंने मोइनुद्दीन को पूछा। हेलो, मैंने वो जवाब नहीं दे रहा। हाँ तो चलो, और कौन बताएगा, किसे याद है? हेलो, कर्मयोगी का मतलब क्या होता है? किसी को भी याद नहीं है? हम्म, चलो कल सबको ये फाइंड करके आना है, मैं किसी से भी पूछूंगी अगले लेक्चर में। हाँ, आज मैं तो इसका मतलब बताने वाली ही नहीं। कर्म का फल। नहीं बेटा, कर्म का फल नहीं होता। कर्म करके आगे बढ़ना। नहीं, वेल ट्राई, बट ये नहीं उसका आंसर।
और ट्राई करो चलो। हेलो, और कोई ट्राई नहीं कर रहा है? अब्दुल्ला, हेलो। मैम हाँ, कर्मयोगी का क्योंकि मतलब? सबकी सेवा करने वाला, हाँ, सेवा करने वाला मतलब हेल्पफुल। सेवा सेवा करने वाला तो सही बात है, हेल्पफुल भी सही बात है, लेकिन ये आधा आधा आंसर है। वेल ट्राइड। समाज की सेवा करने वाला। यह समाज की सेवा करने वाला तो सही बात है, लेकिन किस तरह से? रूल्स तोड़े बिना। यस, रूल्स तोड़े बिना, वो बात भी सही है, लेकिन अपने पूरी जान देकर। हाँ, वो भी तो ठीक है, लेकिन उसका पूरा अर्थ यहाँ पर नहीं हुआ है। आज तो आप सबसे ही नहीं जानने वाले, मैंने कहूँगी। यासीन, बताओ चलो, कर्मयोगी का अर्थ क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो कैसे थे? हेलो, कौन बताएगा चलो कर्मयोगी का अर्थ? किसी को नहीं आता? मैम आधा तो बोला हेल्पफुल, आधा नहीं आता। हाँ, वो तो सही है, हेल्पफुल, वो तो सही बात है, लेकिन किस तरह से वो हेल्प करते हैं? किसी की फल की आशा रखे बिना। हम यदि किसी की मदद करते हैं या किसी को हेल्प करते हैं तो उस पर उसके साथ हम थोड़ी बहुत आशा बांध कर रखते हैं कि मैं इसकी एक बार मदद करूँ ना तो अगली बार वो मेरी मदद करेगा, है ना? तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे ना, वो ऐसे नहीं थे। वो सबकी मदद करते थे, सबके काम करते थे, ज्यादातर वो अपने देश की भलाई और देशवासियों के लिए काम किया करते थे, लेकिन किसी भी वस्तु की आशा रखे बिना, किसी से भी कोई भी स्वार्थ रखे बिना वो ऐसे ही अपने काम किए जाते थे। तो ऐसे थे हमारे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी। हाँ, तो ये लेसन जो है वो किसने लिखा है? लेखक ने। हाँ, लेखक। तो लेखक का नाम क्या है बेटा? शंकर दयाल दयाल शर्मा। यस, शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा जी जो थे वो कौन थे? मैंने आप सबको बताया था अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में? अभी अगला लेक्चर आया ही नहीं है। हाँ, लास्ट अगला लेक्चर में। लेक्चर नहीं आया, लास्ट लेक्चर। हाँ, चलो, शंकर दयाल शर्मा जी जो थे वो कौन थे बेटा? इंसान। ये कोई आंसर हुआ बेटा? मोहम्मद। शंकर दयाल शर्मा जी जो थे वो कौन थे? नहीं पता। तो वो हमारे आजाद भारत देश के 9वें राष्ट्रपति जी थे। बराबर है, आपकी स्क्रीन में आपके सामने रखा है, लिखा है बेटा, फिर भी आप सब पढ़ नहीं सकते? मैम बहुत छोटा हो, कुछ जाखा जाखा से, इसलिए नहीं रीड कर सक रहे। अब दिखाई दे रहा है ठीक से बेटा? तो शंकर नो मैम, दयाल, अभी जाका जाखा है। ओके कोई बात नहीं, चलो मैं रीड कर देती हूँ कि भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था और उसकी आरंभिक शिक्षा जो है वो मध्य प्रदेश में हुई थी और आगे की पढ़ाई आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय की
तथा एमए एलएलबी की उपाधियां भी प्राप्त की थी। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उसने पीएचडी भी की थी और वहीं पर 1 वर्ष तक वह प्रवक्ता भी रहे थे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए और विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई। आपको राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी थी और जिनमें से कुछ इस प्रकार की है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा। ये सब पुस्तकें शंकर दयाल शर्मा जी ने लिखी थी। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। वे कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। तो इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठता और कर्मठता और सेवा, ये सब इसमें गुण है और हमें इस गुण को यहाँ पर बताया गया है। तो चलो अब इस लेसन को जैन अली रीड करेगा। जैन अली प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ चलो रीड करो। मैम कैन आई रीड? मैम कहाँ से? शास्त्री जी के नाम से। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वह उन लोगों में से थे जिनको अपनी माइक करो चलो। ओके चलो। हथेली की स्टॉप बेटा, बाद में मैं जब कहूँ ना तब रीड करना। ओके, तब तक हम इतना समझ लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें रीड करने के लिए कहूँगी। ओके, शास्त्री जी जो है उसके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, यानी कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो कैसे व्यक्ति थे? कर्मयोगी। तो कर्मयोगी का मतलब मैंने अभी कहा था कि किसी भी फल की आशा रखे बिना काम करना। क्या होता है कर्मयोगी का मतलब? कोई भी फल की आशा रखे बिना काम करते ही जाना। बराबर है? क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। कोई व्यक्ति जो है वो बहुत मेहनतू होते हैं, वो अपना काम किए ही जाते हैं, चाहे उसका फल उसे मिले या ना मिले, लेकिन किए ही जाते हैं। तो हमारे शास्त्री जी भी ऐसे ही थे।
शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे। वो पहले लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो एकदम सामान्य व्यक्ति थे, नहीं कि वो पहले से कोई प्रधानमंत्री के बेटे थे। फिर भी उसने इतनी मेहनत की, इतने लगन के साथ कि एक सामान्य परिवार से उठकर वे प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचे। उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा था। वे उन लोगों में ही नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, लेकिन वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था। यानी कि अपनी मेहनत पर उन्हें और अपने काम पर उन्हें पूरा भरोसा था, नहीं कि वो अपने हाथों की लकीरों को देखकर बैठे रहते। कभी कभी हम सबने देखा है ना कि कोई कोई बार कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे हाथों की लकीर में ज्यादा पढ़ाई है, तुम विदेश जाओगे, तुम इतने साल जियोगे। सुना है किसी ने ऐसा? हेलो हेलो बॉयज। नो मैम। हाँ, तो ऐसे हाथों की लकीरों को देख के भी ना अपने कार्य को करते जाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम अपनी ही जगह रह जाएंगे। और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। अब वो अपने काम को ही ईश्वर मानते थे। अभी आपका काम क्या है? आप सबका कर्म अभी क्या है? चलो कौन बताएगा? पढ़ना। यस, वेरी गुड। पढ़ाई लिखाई करना ये आपका कर्म है अभी। जो आप इनमें पूरा ध्यान देके तो पढ़ाई लिखाई करोगे तो आप अपने जीवन में अवश्य आगे बढ़ोगे। बराबर है? यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। जब जब उन्हें पूरी मेहनत से काम करके बाद में उसे जब जो कोई भी पद मिलता है, जहाँ पर भी वो पहुंचते हैं, उन्हें उसने क्या समझा कि वह उसे उपेक्षित दृष्टि से ही देखते रहे, यानी कि उसने इसे बेपरवाह दृष्टि से देखा। वो ये नहीं मानकर बैठ गए कि कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ तक पहुंच गया, अब मुझे आगे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ तक ही ठीक हूँ। ऐसा करके वो बैठे नहीं रहे। यदि वो बैठ गए होते तो वो प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाते। बराबर है? तो उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। यानी कि गीता यानी कि हिंदू धर्म की होली बुक। तो गीता में जिस प्रकार से कहा गया है कि आपको निष्काम कर्मयोगी बने रहना है, अपना काम किए जाना है, किसी भी फल की अपेक्षा रखे बिना, तो इसका जीवन भी इसी के आधारित था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि इसे कर्मयोगी तो कहना है तो बराबर ही है, लेकिन निष्काम कर्मयोगी यानी कि किसी भी काम के फल की आशा रखते बिना वो काम किए जाना। बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा था कि जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो किसके आदर्श पर चलते थे? गांधी जी के आदर्शों पर चलते थे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित भी करते थे कि तुम भी इसी रास्ते पर चलो। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की यह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। बाइबल जो है वो किसका धर्म ग्रंथ है? चलो कौन बताएगा? बाइबल जो है वो किस? वेरी गुड, क्रिश्चियन। तो मुसलमान का धर्म ग्रंथ कौन सा है? कुरान। कुरान से
પછી सिख धर्म का कौन सा धर्म ग्रंथ है? चलो कौन बताएगा? सिक्का नहीं पता मिस। गुरु ग्रंथ साहिब, हाँ बराबर है। हाँ, और हिंदू गीता। हाँ? हिंदू का गीता। और पारसी का? क्या? पारसी का धर्म ग्रंथ कौन सा है? पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? किसी को याद नहीं है? हेलो बॉयज, मैम पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ? बाइबल। हाँ? बाइबल तो क्रिश्चियन का है। बाइबल। बाइबल क्रिश्चियन का है, कुरान मुसलमान, गीता हिंदू, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, और पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है बेटा? चलो ये सबको फाइंड करके आना है, मैं पूछूंगी अगले लेक्चर में। हेलो, पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है, ये सबको फाइंड करके आना है। ओके मैम। Yes, ma'am. बराबर है? And can I read? हाँ बेटा, बेटा बनवाइए। सबको याद है ना मैंने क्या कहा? हेलो बॉयज, यस मैम। क्या कहा मैंने? क्या फाइंड करके आना है आप सबको? पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ, पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ। बराबर है? यस ओके, मैम। अगले लेक्चर में मैं सबसे पूछूंगी। ओके मैम। मैम हाँ बेटा। हेलो, यस मैम। हाँ ओके। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो हमारे देश के जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब जब उसने प्रवेश किया था ना, तब वो स्कूल में एक विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र केवल 17 इयर्स की ही थी। और गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। गांधी जी ने उसे बुला लिया तो वो स्कूल भी छोड़ दी और वहीं आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। जो वो लोक सेवा मंडल में कब शामिल हुए? 1926। कब शामिल हुए वो लोक सेवा मंडल में? 1926 में। और जब वे स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े तब उसकी उम्र क्या थी? तो 17 वर्ष थी। हेलो, यस मैम। हाँ, जब वो स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े तब उसकी उम्र क्या थी? 17। 17 इयर्स। मोइनुद्दीन बताओ कितनी उम्र थी उसकी? हेलो, 7. अर्श, हेलो। क्या मैम? सन 1926 में वो कौन से मंडल में शामिल हुए? वो लाल बहादुर शास्त्री, मोहम्मद अली, जीवानी मोहम्मद अली, लोक सेवा मंडल में वो कब शामिल हुए बेटा? भाई आपने पारसी कहा था क्या फारसी कहा था? पारसी, पारसी। पारसी कम्युनिटी। हेलो,
लाल बहादुर शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में कब शामिल हुए? मैम कौन से? जीवानी मोहम्मद अली। 17 साल। 17 साल की उम्र में तो वह देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े थे गांधी जी के बुलाने पर। लेकिन 1926 में वो कौन से मंडल में जुड़े? लोकसभा मंडल। लोक सेवा मंडल। वेरी गुड। लोक सेवा मंडल में वो कौन सी सन को जुड़े थे? वो सभा हाँ? बोला। ए सेवा बोलो हाँ, वो लोक सभा लोक मंडल बोला था, लोक सभा मंडल। सेवा। काम करे। मैम वो लोक सभा मंडल हाँ बोला था लेकिन इसका। मैंने कहा तो आपने सेवा बोला ना, तो वो सेवा सेवा पर आ गया। ओके कोई बात नहीं। रेहान। रेहान प्रेजेंट है? पता नहीं मैम। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हुसैन। मैम असद प्रेजेंट है। हाँ चलो बताओ। असदुद्दीन मोहम्मद हुसैन। ओके कोई बात नहीं, असद प्रेजेंट है। हेलो। हाँ मिस है। लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ मैम असद ओके प्रेजेंट है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े तब वो कितने साल के थे? और ओके चलो तो सबको मैम लेक्चर आज हम ये लेसन को यहीं तक रखते हैं। ओके अगले लेक्चर में हम लेसन को आगे बढ़ाएंगे। ओके बेटा। तब तक आप सबको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत सारा यूट्यूब में और सब में जानने को मिलता है, बुक्स में सभी में होता है। तो आप सबको अगले लेक्चर में सबको सब जानकारी लेने के यस बाद मैम। आना है। ओके। तो जितना है लेसन उनमें से मैं आप सबको पूछूंगी। ओके मैम। ओके चलो बाय बेटा। टेक केयर। बाय। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। ये आ गया बच्चों। Oh, juga.